मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। बहुत अच्छे से अपने हाथों में घर्षण पैदा करना है और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है। और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखें खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस शो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के विषय पर, जो कि भारतवर्ष में एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हर चौथे व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या है ही। ये इतना गंभीर होता जा रहा है कि इसकी वजह से हम अपने दिनचर्या में, अपने कार्य क्षमताओं में, अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पाते, ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कार्य में ध्यान नहीं लगता। और हम जब अपने कार्य ध्यान से नहीं कर पाते तो फिर सब चीज़ें खराब होने लगती हैं, जीवन खराब होने लगता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सीखें जिससे हम अपने अर्थराइटिस की समस्या को, गठिया बाई की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकें, अपने आप को स्वस्थ जीवन दे सकें और अपने परिवार को खुशहाल बना सकें। आइए मेरे साथ कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राएं, कुछ खान पान में क्या बदलाव हम कर सकते हैं, ये सीखते हैं। आइए हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ये ध्यान देना है कि हमने अपनी शरीर के सभी जोड़ों को अच्छे तरीके से हिलाना है, चलाना है और जिस जिस प्रकार से हम उनको मूव कर सकते हैं हमने उनको मूव करना है। शुरुआत हम गर्दन से करेंगे, क्योंकि गर्दन का एक बहुत ही अहम हमारे लिए हड्डियों का एक ढांचा यहाँ पर है, जिसकी वजह से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरे साथ श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को धीरे से राइट साइड पे लेके जाएंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से बीच में आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको कितनी देर के लिए, कितनी बार, कैसे करना है। उसका सीधा स्पष्ट जवाब ये है
कि आप बिल्कुल शांति मन में धारण करते हुए अपने आप को एकाग्र रखते हुए धीरे से जितना अपने आप को एक दिशा में लेकर के जा सकते हैं उतना लेकर के जाएंगे। उधर जा कर के रोकने की कोशिश करेंगे राइट साइड में जा कर के, और ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे क्षमता में रहते हुए। अपने आप को 1 स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैं अच्छा सा खिंचाव अपने ऊपर दे पाऊँ, अपने गर्दन पर दे पाऊँ। और यही काम हम लेफ्ट साइड पर भी दोहराएंगे। यदि आप चाहें, यदि आपको लगे कि आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा जकड़ा और अकड़ा हुआ शरीर है, तो आप शुरुआती समय में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट दें, लेफ़्ट से राइट, से लेफ़्ट से राइट। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करें। उससे शरीर हमारा वार्म अप हो जाता है, उससे शरीर हमारा गर्म हो जाता है, थोड़ा सा नरम हो जाते हैं हमारे जोड़। और फिर जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर जा कर के रोकने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए मान लीजिए अपने मन में 10 की काउंटिंग या अपने मन में 20 की काउंटिंग। ये ध्यान रखें कि इस काउंटिंग में ना फंसें कि मैंने 10 काउंट कर लिए, इट्स इनफ। नहीं, हमेशा अपनी सीमा को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने शरीर को पहचाने, अपनी कार्य क्षमताओं को पहचाने और उस हिसाब से अपने शरीर के लिए अभ्यास करें। राइट? तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोकने की कोशिश करूँगा और फिर इधर रोकने की कोशिश करूँगा। इसको मैं 5 से 10 बारी दोहरा सकता हूँ, और यदि मैं दोहरा रहा हूँ अपने आप को कि कार्य क्षमता हो तो अपने आप को ज़्यादा बार भी अलाउ करें कि आप अपने आप को दोहराएं। फिर मैं अपने गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाऊँगा। यदि शरीर स्टिफ हो तो आप ऊपर नीचे आराम आराम से सजगता पूर्वक चल सकते हैं। यदि आपको लगे कि आप मजबूत हैं और अच्छे अभ्यासी हैं तो आप इसको ऊपर ले जा कर के रोकने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट देंगे और सजग रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे अपने अभ्यास के प्रति कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है सजगता। यदि सजगता होगी तो ही अभ्यास ठीक से होगा, अन्यथा अभ्यास में गलती होने के चांसेस और इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरा ऊपर तक खींचा और अपने मन ही मन 10, 20 या 30 तक काउंट किया। मान लीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तीसरा अभ्यास गर्दन के लिए मेरी नेक रोटेशंस। मैं 1 और 2 बेहद आनंद के साथ, बेहद प्रेम के साथ, मन में चंचलता और मन में कोमलता रखते हुए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ऊपर गर्दन करने के बाद नीचे नहीं करी। रोटेशन के समय भी मैंने गर्दन को सिर्फ सेमी सर्कल दिया, मैंने पूरा नीचे तक गर्दन को नहीं किया। उसके पीछे कारण क्या है? कारण बड़ा सरल सा है कि आजकल के लाइफस्टाइल में, जो हमारा रोज़मर्रा का लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें गर्दन नीचे करके बैठना इतना फ्रीक्वेंट हो गया है, इतना आम हो गया है। अगर हम लिखा पढ़ी का काम भी करते हैं, अगर हम डेस्क जॉब भी करते हैं, अगर हम मोबाइल चलाने की, तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। तो जब हम बाकी 23 घंटे में से कम 8 से 10 घंटे गर्दन नीचे करके बैठे रहते हैं, तो पहले ही सर्वाइकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से नेक इश्यूज़ कॉमन हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यदि आपको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें आपको गर्दन झुका करके बैठना पड़ता है और आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आप गर्दन को नीचे झुकाना बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यकीन मानिए, ज़रूरत भी नहीं है। हम अपने अगले सूक्ष्म व्यायाम पर आते हैं, जो कि घुटनों के लिए है। धीरे से अपने पैरों को
सामने की तरफ इस तरीके से फैला लेंगे और हम अपनी एंकल्स को मूव करना शुरू करते हैं। आप पीछे हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं बैठने के लिए और धीरे धीरे हम अपने एंकल्स को इस तरीके से मूव करना शुरू करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम एंकल्स को मूव करते हैं तो हमारे इससे घुटने लाभान्वित होते हैं, हमारे घुटने बेनिफिट होते हैं इससे। और क्योंकि हम अपनी शिन्स को और काफ्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच और फ्लेक्स करने का काम कर रहे हैं, तो घुटनों में रक्त संचार बढ़ जाता है। इससे हम धीरे धीरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को बाहर की तरफ और भीतर की तरफ चला सकते हैं, उतना हमारा लाभ होगा, बाहर की तरफ और भीतर की तरफ। अब ध्यान दें कि मैं 2-2 सेकंड इसको होल्ड कर रहा हूँ। इस होल्ड में आपको अपने आप को स्क्रूटनाइज करना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है, आपको अपने आप को देखना है कि आप कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितनी और क्षमता है कर पाने की। क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए कि ये ध्यान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अभ्यास के दौरान, पूरा भीतर पूरा बाहर। दूसरा अभ्यास सूक्ष्म मेरा टाप 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 करने की क्रिया होती है, जिसमें मैं अपनी मसल्स को टाप देता हूँ बेसिकली। इससे भी मेरी मांसपेशियों में खून का प्रभाव, खून का बढ़ता है। धीरे धीरे इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। जितनी आवाज़ आएगी उतना अच्छा टाप टाप, उतना अच्छा ब्लड फ्लो। धीरे 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 इसको मैं 1 मिनट तक कर सकता हूं। और फिर धीरे से मैं अपने पैरों को एक एक करके भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर कर सकता हूं। ऐसा मैं कम से कम 30 से 40 बार दोनों पैरों को करूं, तो उससे मेरी जंघाओं में गर्मी पैदा होगी, खून का संचार बढ़ेगा, मेरे घुटनों में फ्लेक्स होंगे, मेरे घुटने मजबूत होंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे और घुटनों में ताकत भी बढ़ेगी। धीरे धीरे पैरों को दोनों को। अब ये ध्यान देने वाली बात ज़रूर है कि जब मैं अपने पैर को वापस लेकर के जाऊं तो मैं अपनी एडी को पटकूं नहीं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मैं अपनी एडी को वापस ले जाके पटकूं नहीं इस तरीके से। उससे क्या होता है, एडी में एक शॉक वेव ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से एडियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और एडियों में दर्द बैठ जाता है। धीरे धीरे मैं इस तरीके से पैरों को चला सकता हूँ। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस से हर चौथा व्यक्ति भारत देश में ग्रसित है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो मेरे साथ बने रहें और ध्यान से सुने। अब मैं कुछ बहुत ही अच्छे आसन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और आपके जीवन को नहीं, आपके परिवारजनों के जीवन को भी बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगे। तो सबसे पहला आसन मेरे साथ होता है कैट एंड काउ पोज का। क्योंकि मेरे को मेरी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल चाहिए ना, तो मैं अपने आप को कैट एंड काउ का स्ट्रेच दे करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, अपने सीएनएस को ही फ्लेक्सिबल बना लूँ, तो मैं अपने काफ़ी सारी समस्याओं से निजात पा सकता हूँ। कैसे करना है कैट एंड काउ का पोज? मैं धीरे से इस तरीके से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखूँगा, अपने दोनों पैरों को रखूँगा, दोनों पैरों में घुटनों जितना, दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला दूंगा और धीरे से मैं श्वास छोड़ते हुए, कमर को ऊपर खींचते हुए, गर्दन को नीचे लेकर जाते हुए और फिर श्वास भरते हुए, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, श्वास भरते हुए, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। एक गलती जो आमतौर पे लोग करते हैं,
वो ये है कि हम जब कैट एंड काउ में मूव करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को आगे या पीछे भी इस तरीके से मूव करने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं होता। हमारे कंधे और हमारे नितंब एक ही स्थान पर रहने चाहिए और हम ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, और ना ही कैट एंड काउ पोज में मेरी कोहनियाँ मुड़ती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए श्वास छोड़ते हुए कमर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए कमर नीचे और गर्दन ऊपर। ये था मेरा कैट एंड काउ पोज। इसको मैं कम से कम 20 से 30 बारी दोहरा सकता हूँ, और यदि आपकी कार्यक्षमता ज़्यादा हो तो आप इसे अपनी कार्यक्षमता को अपने हिसाब से समझते हुए, अपनी सजगता को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा आता है मेरा पिजन पोज, जिसको मैं एक पैर को आगे लेकर के, एक पैर को पीछे लेकर के यहाँ पर रुकने की कोशिश करूँगा। इससे मेरे को मेरे ग्लूट्स पे, मेरे थाइस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना लूँगा। ये मेरे पाचन तंत्र के लिए, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और साथ ही साथ मेरे शरीर में CNS में मेरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। पूरा ऊपर देखने की कोशिश, इससे मेरी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर चेंज करेंगे और श्वास भरते हुए वापस से पूरा ऊपर देखने की कोशिश। मन में आनंद के भाव, मन में प्रेम, मन में ऊपर वाले के प्रति विश्वास अभ्यास के दौरान, और शुक्राना की भावना कि उस ऊपर वाले ने हमें इतना ज्ञान दिया कि हम योग जैसे एक अभ्यास के बारे में जानते हैं, और योग जैसे अभ्यास को हम अभ्यास में भी ला रहे हैं। तो इसलिए उस ऊपर वाले का शुक्राना होना चाहिए। तीसरा अभ्यास तितली संचालन का। मैंने सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ना है, कमर को सीधा करना है और धीरे धीरे तितली को चलाना है। अगेन मेरे ग्लूट्स के लिए, मेरे इनर थाइज के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास, जो कि हर व्यक्ति को करना ही करना चाहिए यदि उसको अपने जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रखने हैं। तो धीरे 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 तितली को चलाना। इस अभ्यास को हम कम से कम 2 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे से पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन के लिए मैं अपने एक पैर को अपने लेफ्ट जंघा पर रखूंगा और फिर अपने लेफ्ट पैर को उठा करके अपने राइट जंघा पर रखूंगा। अगेन मेरे जोड़ों को खोलने के लिए, मेरे जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मुझे पूरा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और मुझे उस ईश्वर के प्रति विश्वास जगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास, जिसके शारीरिक लाभ कम और मानसिक और स्पिरिचुअल लाभ ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आप अपने आप को आर्थराइटिस की समस्या से बचा सकते हैं। ये थे कुछ लक्षण। बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में कि हमको आर्थराइटिस की शिकायत होती ही क्यों है। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं अभी और स्वस्थ हैं। अगर आप इन कारणों को जान लेंगे तो अभी से ही आप कार्यान्वित हो जाएंगे और अपने आप को शायद भविष्य में होने वाली आर्थराइटिस की समस्या से बचा लेंगे। तो सबसे पहले हमारा गलत रहन सहन, गलत खान पान। यदि हम बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो नमक की वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से शरीर में जितने भी जोड़ होते हैं उसमें
यूरिक एसिड जमा हो जाता है और यूरिक एसिड जमा हो जाने की वजह से अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। जब जोड़ आपस में घिसने लगते हैं, जोड़ों में कार्टिलेज कम हो जाती है, क्योंकि हम गुड फैट का इंटेक नहीं करते हैं। हम ट्रांस फैट्स का या बैड फैट्स का, जो बैड फैट्स हमारे LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स VLDL का जब हम सेवन करते हैं, जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा कम होने लगती है और हमको अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। यदि शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो शरीर में अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। यदि हम धूप का प्रॉपर सेवन ना करें, विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे शरीर में अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम भी काम नहीं कर पाता ठीक से। तो यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध, घी, दही का सेवन नहीं करते हैं, तो आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। याद रखें कि हमको अच्छी क्वालिटी का दूध मिले तो हम उसको ज़रूर सेवन में लाएं। अच्छी क्वालिटी की दही, अच्छी क्वालिटी का घी मिले तो हम ज़रूर उसको सेवन में लाएं। विटामिन सी का पोषण बहुत ज़रूरी है। अगर हम फल आहार नहीं करेंगे तो हमको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। फल आहार में हम सेब, संतरे, अनानास, अंगूर जैसे फलों का सेवन करें ही करें, ताकि हमारे जोड़ खुश रहे, हमारे जोड़ स्वस्थ रहें, हमारे जोड़ हमेशा हमारा साथ दे बिना किसी डिमांड के, क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ देता है, जीवन भर हमारा साथ देता है और बदले में कुछ ज़्यादा मांगता भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने शरीर को अच्छा खान पान दें और ऐसे कारण ना पैदा होने दें जिसके कारण हमें अर्थराइटिस की शिकायत हो। बढ़ते हैं कुछ और आसनों की ओर अपने अर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए। भुजंग आसन का अभ्यास एक अत्यंत लाभकारी अभ्यास, एक अत्यंत सरल अभ्यास, जो ना सिर्फ अर्थराइटिस के पेशेंट बल्कि हर व्यक्ति को अपने रोज़मर्रा के जीवन में करना ही करना चाहिए, जिससे हम अपने CNS को, अपने मेरुदंड को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। करना कैसे है, मैं धीरे से यहाँ पर पेट के बल पे लेट जाऊंगा, दोनों हाथों को कंधों के पीछे और पैरों को बाहर की तरफ, पंजों को अनसपोर्टेड में श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश। अब भुजंग आसन में कुछ वेरिएशंस हैं। भुजंग आसन में हम जितना ऊपर जाते हैं, स्पाइन पर प्रभाव उतना नीचे आता है। कैसे? यदि मैं सर्वाइकल स्पाइन को सबसे ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करूं, तो मैं सिर्फ इतना रहूं, यहाँ पर प्रभाव जो है मेरे सर्वाइकल स्पाइन पर सबसे ज़्यादा होगा। अगर मैं सर्वाइकल स्पाइन से थोरैसिक स्पाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश करूं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आऊँगा और यहाँ पर मेरा प्रभाव थोरैसिक स्पाइन पर, मतलब T1 से लेकर T12 मेरी मिडिल स्पाइन पर सबसे ज़्यादा होगा। और अगर मैं प्रभाव लंबर स्पाइन पे लेना चाहूँ तो मैं धीरे से पूरा ऊपर की तरफ आ जाऊँगा और इससे मेरी लंबर स्पाइन बहुत ही ज़्यादा मुझे शुक्रिया करेगी, बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, बहुत ही ज़्यादा दुआएं देगी और हमेशा स्वस्थ रहने का वादा आपसे करेगी। पूरा अपने आप को दबाने की कोशिश। और यदि आप थोड़ा सा एडवांस चाहते हैं, यदि आपका शरीर अलाउ करे, तो आप घुटनों को नज़दीक ला करके पैरों को ऑल्टरनेटिवली चला भी सकते हैं इस तरीके से 10 से 20 बार। और एडवांस में दोनों पैरों को एक साथ चला सकते हैं
और यदि और अच्छा करने की इच्छा हो तो आप इन पैरों को भीतर की तरफ होल्ड भी कर सकते हैं। इससे आपको आपके पूरे शरीर पर, जंघाओं पर, पोस्टीरियर थाइस पर, काफ्स पर और आपकी स्पाइन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। धीरे से वापस आए, कोई जल्दबाजी ना करते हुए, और बाल आसन में श्वास छोड़ते हुए अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोशिश करें कि आपके नितंब आपकी एड़ियों से टच हो और माथा जमीन से। और फिर धीरे से वापस। ये था भुजंगासन और बालासन का अभ्यास। भुजंगासन को भी आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सजगता के हिसाब से 1 मिनट का होल्ड या 2 मिनट का होल्ड या 5 मिनट का होल्ड दे सकते हैं। बालासन भी 1 मिनट का होल्ड, 5 मिनट का होल्ड आप अपने आप को दे सकते हैं। भुजंगासन में हम इनहेल करके रखते हैं। भुजंगासन इनहेल का पोस्चर है और बालासन एक्सहेल का पोस्चर है। बालासन साथ ही साथ मेरे मानसिक रोगों को भी दूर करने का काम करता है, मुझे रिलैक्स करने का काम करता है। मेरे इनसोम्निया, मेरे एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, स्लीप एपनिया की समस्या को भी बालासन दूर करने का कार्य करता है। अगला आसन आता है मेरा मल आसन का अभ्यास। मल आसन के लिए मैं सरलता से कागासन में से पैरों को खोलते हुए इन कोहनियों से घुटनों को धक्का देते हुए बाहर की तरफ इनर थाई का एक बहुत अच्छा स्ट्रेच लेते हुए, चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, कमर को ऐसे झुका के नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और अच्छा सा अपने आप को मलासन का स्ट्रेच देंगे। इससे आपकी इनर थाइस बहुत अच्छी स्ट्रेच हो जाएंगी। ये मलासन का अभ्यास भी आप 1 मिनट, 2 मिनट या अपनी क्षमता के हिसाब से 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे से हम वापस आ जाते हैं।